So, hello everyone, beta. Welcome back to the day 36 of our organic chemistry series. आज के लेक्चर में हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और आज के लेक्चर दिस इज योर आई गेस लास्ट लेक्चर ऑफ योर जीओसी और इसके बाद अगली क्लासेस विल स्टार्ट द आइसोमेरिज्म पार्ट, है ना। और जो पीवाईक्यूज हैं आपके वो मैं सोच रहा हूँ वी विल डू द पीवाईक्यूज एट द एंड ऑफ द सिलेबस। बाकी मैं आपको साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके दे रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रिएजेंट्स फॉर सेपरेशन हमें पता करना था। ठीक है, ये देखो यहाँ इन दोनों को हमें सेपरेट करना है। सर हमने एक चीज पढ़ी है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसे पहले सेपरेट करो, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है उसे पहले सेपरेट करो। सर ये फिनॉल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑब्वियसली बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक, तो हमें पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेट करना पड़ेगा फिनॉल से। तो सर आप क्या करो, आप क्या करो, आप इसमें डाल दो NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इससे आपका CO2 निकलेगा और ये रिएक्ट कर लेगा, फिनॉल इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, ये बन जाएगा PHCO-। फिनॉल इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता। और इसके बाद आप इसमें डाल दो एक्वस HCl ताकि आपको आपका एसिड वापस रिकवर हो जाए। ये ठीक है। तो इसका मतलब आपने इसको कैसे सॉल्व किया, रिएजेंट्स आपके क्या थे। सर हमने जो रिएजेंट्स थे वो लिए हमने एक्वस NaHCO3, मतलब जब मतलब मान लो वहां पे भी एक्वस ही लिया होगा, और उसके बाद हमने लिया सर एक्वस HCl। एक्वस NaHCO3 से क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये ईथर सॉल्वेंट है, यहाँ पे फिनॉल है, यहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे ही आपने एक्वस NaHCO3 डाला तो फिनॉल ऊपर चले गया ईथर की लेयर में और बेंजोइक एसिड नीचे आ गया पानी वाली लेयर में, और फिर इस पानी वाली लेयर को आपने बाहर निकाला और इसमें आपने एक्वस HCl डाला तो आपको एसिड आपका रिकवर हो गया। बस ऐसे इसको सोचना होता है, इतना सा ये काम होता है। अच्छा, बेंजीन और एनिलीन को अलग करना है। सर ऑब्वियसली बात है, इसमें आप चुपचाप से एक्वस HCl डाल दो। एक्वस HCl डालोगे, ये एनिलीनियम आयन बना के अलग हो जाएगा बेंजीन से, और उसके बाद आप इसमें एक्वस NaOH डाल दो ताकि आपको एनिलीन आपका वापस मिल जाए। एक्वस NaOH डाल दो ताकि आपको आपका एनिलीन जो है वो वापस मिल जाए। ओके, इसको कैसे करोगे, फोर्थ वाले को कैसे अलग करोगे। सर वही चीज है, सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट को अलग करो। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगा, सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगा NaHCO3। सबसे पहले मैं क्या डाल दूंगा, NaHCO3, एक्वस NaHCO3 टू बी प्रिसाइज। मैंने इसमें डाल दिया एक्वस NaHCO3, इससे मेरा बेंजोइक एसिड अलग हो गया। ओके सर। सर फिर इसके बाद ईथर में मेरे पास फिनॉल और बेंजीन बचा है, तो अब आप इसमें डालो एक्वस NaOH। एक्वस NaOH आप डाल दो, और फिर आप लास्ट में एक्वस NaCO3 वाले में भी, इसमें भी आप एक्वस HCl डाल दो लास्ट में, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, NaHCO3 के बाद भी ऑब्वियसली बात है आपको वहां पे भी एक्वस HCl डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बेंजोइक एसिड रिकवर करना है तो उसके लिए भी डालना पड़ेगा, क्योंकि फिनॉल रिकवर करने के लिए डाला है तो यहाँ भी आपको डालना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज योर कंप्लीट रूट of how we will separate the fourth compound, of how we will separate the fourth compound। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए, ये सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रिएक्शन है लकर, पहले तो ये बताना है कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, एंड व्हाट इज, एंड दे गिव व्हाट एज द मेजर प्रोडक्ट, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के मुझसे बोल रही है कि सर मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड हूं और मेरे सामने NaHCO3 दिया है, तो मतलब मैं इसके साथ रिएक्ट कर सकता हूँ, हमने पढ़ा है ये इसके साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, तो कैसे रिएक्ट करेगा। सर ये NaHCO3 के पास O के ऊपर माइनस है, ये इसका H खींचेगा, ये क्या करेगा, ये इसका H खींचेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। यहाँ पे आपका बन जाएगा CO, O-Na+, स्टार वाला कार्ब ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे है, प्लस आपका बनेगा H2CO3। और सर ये H2CO3 ऐसे रहता नहीं है, टूट जाता है, इससे बन जाएगा H2O+CO2। बायो वाले बच्चों को पता होगा, यहाँ पे एक एंजाइम, अगर बॉडी के अंदर ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज, है ना, कार्बोनिक एनहाइड्राइज, जो कि रिएक्शन की रेट को कुछ ज्यादा ही मैजिकल नंबर से बढ़ा देता है। तो यहाँ पे CO2 उड़ गया। अच्छा, ये सवाल देने का क्या मकसद है। सर मकसद ये है कि ये जो स्टार वाला कार्बन है ये नहीं उड़ेगा, जो ये CO2 का कार्बन है, ये कार्बन इस NaCO3 का कार्बन है। अगर इस NaCO3 कार्बन पे स्टार होता तो इस CO2 पे भी स्टार होता, यहाँ वाले कार्बन पे स्टार होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे रिएक्शन देखो ये। सर यही है, ये हमारा बेस है, बेस है तो मुझे एसिड ढूंढना है। ये एसिडिक एच अगर मैं खींचने की ट्राई करूं
तो मेरा कुछ ऐसे बनेगा, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C- प्लस H2 अच्छा सर, एक चीज देखो, ये एक वीक एसिड है पानी के मुकाबले। पानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्काइन के मुकाबले। वीक एसिड से रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। सर ऐसा आपने ऊपर वाले रिएक्शन में क्यों नहीं लिखा इट इज पॉसिबल? अभी लिख देता हूँ बेटा। जो हमारी ऊपर वाली रिएक्शन है वो क्या है? पॉसिबल है। ऊपर वाली रिएक्शन हमारी पॉसिबल है। इधर देखो, इसमें एक्वस NaC एक्वस HCl डाल दूंगा तो क्या होगा बताओ? सर एक्वस HCl डाल दोगे, ये एसिड है, तो मुझे इसमें देखना है बेस कहाँ पे है। एसिड बेस रिएक्शन ही पूछ रहे हैं हम, हाँ एसिड बेस रिएक्शन पूछ रहे हैं। तो सर यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इट कैन एक्ट एज अ बेस। बट सवाल ये उठता है कि भैया दो लोन पेयर यहाँ भी है, दो लोन पेयर यहाँ भी है, कौन इसे अपने लोन पेयर देगा? सर वही मेरी बात आ जाती है कि ये मेरा डीलोकलाइज्ड है और ये मेरा लोकलाइज्ड है। ये वाले लोन पेयर मेरे लोकलाइज्ड हैं, ये वाले लोन पेयर मेरे डीलोकलाइज्ड हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो लोकलाइज्ड लोन पेयर है उनसे अटैक होगा। पर अटैक होगा कैसे? देखो, ये नाइट्रोजन कहीं ना कहीं ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस वाले लोकलाइज्ड वाले नाइट्रोजन पे बढ़ा रहा होगा। ये देखो, ऐसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया नीचे वाले नाइट्रोजन ने, और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और कहीं ना कहीं इसने जो इस एक्वस HCl ने जो H+ दिया होगा सॉल्यूशन में, वो इसने कैच किया। वो इसने क्या किया? कैच किया। तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या आपको? देखो, N N H, ऐसा ऐसा, और H, और यहाँ पे आपका प्लस, और इसके यहाँ पे आपका होगा Cl-, यहाँ पे आपका होगा Cl-। दिस इज योर इमिडाजोल की रिएक्शन एक्वस HCl के साथ। अब ये कंपाउंड एक बहुत ही अच्छा एसिड बन चुका है। ये कंपाउंड एक बहुत ही अच्छा एसिड बन चुका है। ये H खींचो, उसके बाद ये अपने लोन पेयर वापस से देगा, और एरोमेटिसिटी आपकी आएगी। वैसे एरोमेटिक ये अभी भी है, ऐसे 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 करके, पर ठीक है, ये वाला H एसिडिक हो चुका है। ओके, तो ये रिएक्शन भी हमारी क्या है? पॉसिबल है। ये रिएक्शन भी हमारी पॉसिबल है। चलो, आई होप आपको ये एसिड बेस्ड रिएक्शंस के सवाल समझ में आए होंगे। दो नॉट पॉसिबल हैं, ये पॉसिबल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा, राइट? ओके, चलो, नाउ दिस क्वेश्चन, फाइंड पेयर्स फॉर गिवन स्कीम। तो देखो, पहला क्वेश्चन है दैट इज अवर एल्कोहल। पहला एल्कोहल आपका PHCH2H बेंजाइल एल्कोहल, दूसरा आपका फिनॉल है। नाउ सर, एल्कोहल ना ही NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ना ही NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है। हाँ, पर सर फिनॉल हमारा NaOH के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका क्या मतलब है? सर इस सॉल्यूशन को आप सेपरेट कर पाओगे, इस सॉल्यूशन को आप सेपरेट कर सकते हो बाई एक्वस NaOH, बाई एक्वस NaOH। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरा एल्कोहल है। एल्कोहल ना ही NaOH ना ही NaHCO3, पर सर ये हमारा दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, NaOH के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे बाई बोथ। ये हमारा दोनों से ही सेपरेट हो जाएगा। यस सर। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ सर, ये हमारा पिक्रिक एसिड है। पता है ना, सॉल्युबिलिटी टेबल में बहुत आगे था ये पिक्रिक एसिड। यस सर। तो ये हमारा NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। जो चीज़ NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर रही है वो NaOH के साथ रिएक्ट पक्का करेगी। सर ये फिनॉल जो है ये सिर्फ NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब सोचो, ये दोनों NaOH के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो मतलब NaOH डाल के कोई फ़ायदा तो है नहीं। हाँ सर, इसका मतलब इन्हें अगर सेपरेट करना है तो आपको डालना पड़ेगा बाई एक्वस NaHCO3। इनको सेपरेट करना है तो एक्वस NaHCO3 आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, सेम सवाल है ये, फिफ्थ वाला भी। दोनों NaOH के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक फिनॉल है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों NaOH के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो इन्हें सेपरेट करने के लिए आपको डालना है एक्वस NaHCO3। ठीक है। सिक्स्थ वाला देखो, सो सिक्स्थ वाले में एक है स्क्वेरिक एसिड, है ना, इसका नाम पता है आपको, स्क्वेरिक एसिड, और एक है हमारा एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। तो एक बात बताओ सर, एल्कोहल तो ना ही NaOH के साथ रिएक्ट करेगा ना ही NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ, पर सर ये स्क्वेरिक एसिड NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर सकता है, और जो चीज़ NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर सकती है वो NaOH के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। तो इसे भी आप दोनों से सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक्वस NaOH और एक्वस NaHCO3 दोनों से सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये क्या है सर? ये फिनॉल है। इसको हम बोलते हैं, देखो, जब भी फिनॉल के ऑर्थो पे मिथाइल लगा देते हैं इसे हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। दिस इज अवर ऑर्थोक्रिसॉल।
ठीक है, दिस इज अवर ऑर्थोक्रेसॉल। एंड देखो मेटा, दो मिथाइल एक दूसरे के मेटा पे हैं, इसको बोलते हैं मेटाजाइलीन। एक बेंजीन पे जब दो मिथाइल लगे होते हैं उसको बोलते हैं जाइलीन। एंड दिस अवर मेटाजाइलीन, दिस अवर मेटाजाइलीन। ठीक है, दिस इज अवर मेटाजाइलीन। अच्छा सर, जाइलीन में तो कोई भी मेरे को एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिख रहा बेटा, मुझे भी नहीं दिख रहा। मतलब वो ना ही NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। जो कि हमारा फिनोलिक कंपाउंड है, फिनॉल्स रिएक्ट विद NaOH, नॉट विद NaHCO3। तो ऑब्वियस बात है, इसको आप एक्वस NaOH से सेपरेट आउट कर सकते हो। एक्वस NaOH से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, 7th। ठीक है, यस। यहाँ देखो, यहाँ देखो। अच्छा, इस कंपाउंड का भी एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोजाइलिनॉल। दिस इज क्लोरोजाइलिनॉल, है ना। जाइलिन दिख रहा है आपको, देखो क्यों बोला क्लोरोजाइलिनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल, ये क्लोरोजाइलिनॉल है। हाँ सर, क्या ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर सकते? नहीं सर। सर अगर इसके पैरा पे NO2 होता तो मैं बिल्कुल सोचता कि इसको रिएक्ट कराऊं NaHCO3 के साथ, पैरानाइट्रोफिनॉल वाला सीन बन जाता, पर इस केस में जनरली ये नहीं करेगा। सर इधर हमारा टॉलिन है, टॉलिन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, ना NaOH के साथ करेगा ना NaHCO3 के साथ करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी आप सेपरेट आउट कर सकते हो बाय एक्वस NaOH। इसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो एक्वस, क्या एक्वस NaOH की मदद से, है ना। इसको आप एक्वस NaOH की मदद से सेपरेट आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये हमारा एक दिस अवर 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईथर है ना। इसका नाम आई गेस आपको पता है अभी तक, चलो बता देता हूँ, दिस इज एनिसोल। ठीक है सर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो ये एनिसोल है, ईथर है। ईथर के पास एसिटिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसे भी आप दोनों से सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3 के साथ तो रिएक्ट कर लेता है। हाँ सर, ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर लेता है, और NaHCO3 के साथ रिएक्ट अगर कर पा रहा है तो NaOH के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। पर जो ये बाई बोथ लिख देता हूँ, पर जो ये ईथर है ये रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ बाई बोथ, इट इज सेपरेटेड बाई बोथ। 10th वाला हो गया था। 11th वाला देखो सर, ये तो सेम आ गया, है ना। इस सवाल को देने का एक मकसद था, बताता हूँ अभी। दिस इज अवर क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल, एंड दिस अवर टर्पिनियॉल, या टर्पिनॉल या टर्पिनियॉल। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको दिख गई होगी कि इनको हम एक्वस NaOH से सेपरेट कर सकते हैं। एक अल्कोहल एक फिनॉल है, एक्वस NaOH से इसको सेपरेट कर सकते हैं। देने का क्या मकसद है कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, जब इन दोनों का मिक्सचर होगा, उसे हम प्यार से बोलते हैं डेटॉल। उसे हम क्या बोलते हैं? डेटॉल। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा? डेटॉल बोलते हैं। दैट इज क्लोरोजाइलिनॉल, टर्पिनॉल, इनको मिला के बोलते हैं डेटॉल। आगे हम आपको ये दोनों बनाना भी सिखाएंगे, है ना। तो प्योर एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक कन्वर्जन भी कराया था, जिसमें पहले ये बनवाया था, फिर ये बनवाया था, और ये पूछा था कि इन दोनों का मिक्सचर विद MEOH एंड सम सोप वो सब क्या होता है? दैट इज डेटॉल। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये तो वही वाला अपना बढ़िया सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, और इफ बताना है एक्स कंपाउंड सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, एक्स लिखो। तो ठीक है, ये था हमारा, ये 3 चेक करने थे। चलो यहाँ से चेक करते हैं, चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखो सर, ये अल्कोहल है। अल्कोहल है तो ये किसी में भी सॉल्युबल नहीं होगा, इसमें हमें Na लिखना है। यहाँ 4th वाला, सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ऑब्वियस ही बात है NaOH में सॉल्युबल होगा। हाँ, और NaHCO3 में भी सॉल्युबल होगा, और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, तो XYZ कैटेगरी में आ गया। PHNO2 Na, अगर पैरानाइट्रोफिनॉल होता तब हम कुछ सोचते। सल्फोनिक एसिड था, सल्फोनिक एसिड तो सबका बाप है, पर इसमें COH ग्रुप नहीं है, तो इसमें सिर्फ X और Y आएगा, सॉल्युबल इन एक्वस NaHCO3 एंड सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। PHNH2 एनिलीन, बहुत लोगों को लग रहा होगा एनिलीन इज सॉल्युबल इन व्हाट? एनिलीन इज सॉल्युबल इन योर H2O, but it is not soluble in NaOH. Aniline is not soluble in NaOH. ठीक है, उतना अच्छा एसिड भी नहीं होता है एनिलीन, और उतना अच्छा बेस भी नहीं होता। इसमें भी आपका क्या आएगा? Na। इसमें भी आपका क्या आएगा? Na आएगा। ठीक, चल आगे बताओ। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो NaOH में तो ये सॉल्युबल होगा, पर NaHCO3 में ये सॉल्युबल नहीं होगा। यहाँ पे आप सिर्फ X लिख दो। उसके बाद ये हमारा दिस अवर ऑर्थोक्रेसॉल, अभी अभी बताया था आई गेस, ऑर्थोक्रेसॉल, यस, ये भी हमारा NaOH में सॉल्युबल है। फिर देखो
अभी पीछे हमने ये डील किया था, ये वाला, दैट इज मेटाजाइलिन, दिस इज ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे भी हमको Na लिखना पड़ेगा। सर नाउ दिस इज मेटा नाइट्रोफिनॉल। मेटा नाइट्रोफिनॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है तो क्या होगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल है हमारे पास, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा बताओ, मेटा नाइट्रोफिनॉल में आपका आएगा ओनली NaOH। पर सर अब देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल आ चुका है, ये NaOH में भी सॉल्युबल होता है, NaHCO3 में भी सॉल्युबल होता है, पर ये इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है। सर दिस इज अवर पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड भी हमारा दोनों में सॉल्युबल होगा, पर इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है। नाम सिर्फ उनका लिखूंगा जो नए कंपाउंड आएंगे आपके सामने, ठीक है। ओके, दिस इज अवर डाइनाइट्रोफिनॉल। अब उसकी देखने की वाली बात क्या है, ये देखो, देखने वाली बात ये है, पैरानाइट्रोफिनॉल प्रेजेंट है और उसके साथ एक -I भी और लगा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पैरानाइट्रोफिनॉल अगर NaCO3 वाला टेस्ट दे देता है तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये तो ये ज़्यादा तेज़ देगा, पैरानाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा तेज़ NaCO3 टेस्ट ये देगा। 15th वाला देखो, 15th वाला आपका एक्वस NaOH दे देगा फिनॉल की वजह से, NaHCO3 तो का तो मत सोचो। 16th वाला देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, तो सर ये बिल्कुल X भी है, Y भी है, Z भी है, ठीक है। दिस 17 इज योर फ्यूमेरिक एसिड, 18th इज योर मैलिएक एसिड। आई गेस पहले बताया, नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी आपका XYZ कॉपी हो जाएगा, फिर नीचे भी आपका XYZ कॉपी होगा, दिस इज योर अडीपिक एसिड, कल बताया था आई गेस, यस। नाउ नीचे भी यहाँ देखो, जहाँ जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ वहाँ ये कॉपी होता रहेगा, जहाँ जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो सारी रिएक्शन देता है, NaCO3 भी देता है और क्या देता है, NaOH वाली रिएक्शन भी देता है, तो ऑब्वियसली बात है XYZ वहाँ कॉपी होता रहेगा। देखो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहाँ लिखा है पहले से। अब इनके ज़रा नाम बता देता हूँ मैं आपको, इसलिए मैंने लिया, अडीपी का आपको पता था, यस, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ठीक। 21 वाला क्या है सर, 21 वाला हमारा सक्सिनिक एसिड है, नो सर दिस इज अवर मेलोनिक एसिड, यस आपको पता है, यस। 22 क्या है, देखो 22 है बेटा, इसको आप याद कर लो तो अच्छा, दिस इज योर टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। अच्छा 23 क्या है सर बेटा, 23 इज योर लैक्टिक एसिड, 23 इज योर लैक्टिक एसिड। अच्छा सर ये क्या है फिर, ये दिस इज योर पायरुविक एसिड। अब बायो वाले बच्चों को कुछ चीज़ समझ में आ रही होगी, जब पायरुवेट से लैक्टेट बनता है तो वो जो NAD से NADH वाला सीन था, जब पायरुवेट से लैक्टेट बनता है ना तो जब पायरुवेट से लैक्टेट बनता है तो NADH से NAD+ बनता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। देखो आपने फर्मेंटेशन में पढ़ा है, जब पायरुवेट से लैक्टेट बनता है, ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे देखा होगा, सर यहाँ से NADH+ H+ आता है, बस मैं NADH लिख रहा हूँ और NAD+ निकल जाता है, तो जो ये H है यही तो इसका रिडक्शन करा रहा है। देखो यहाँ पे कीटोन था, यहाँ पे अल्कोहल है, इसका रिडक्शन हुआ है, तो ऑर्गेनिक का ये भी एक यूज़ है कि आप ये समझो, ठीक है, ये समझो ये चीज़ हो। चलो बाद में, अगर अभी नहीं आया बाद में समझ आ जाएगा। दिस इज पायरुविक एसिड एंड दिस इज योर बेटा इलायची, पता है इलायची, दिस इज सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। अब देख लो X कितने हैं, Y कितने हैं, Z कितने हैं, और फिर ये आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो X का नंबर बताओ, Y का नंबर बताओ, Z का नंबर बताओ। X कितने बताओ सर, 1X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20। X कितने हैं आपके, X हैं आपके 20। सर मेरा एक भी X नहीं बेटा, सवाल के X की बात हो रही है, शांति रखो, हमारा सवाल बड़ा क्लियर सवाल है। खैर Y पता करो, Y सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Y कितना है आपके 15। Z देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। Z कितने हैं बेटा 11। ओके नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। सर Z -1 11 -1 अपॉन 20 - 15 का होल स्क्वायर,
इक्वल्स टू 20 माइनस 15 का पावर n. ओके, दिस इज 10/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 की पावर n इक्वल्स टू 5 की पावर n. ये हो जाएगा 5 इंटू 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 5 की पावर n, 5 की पावर n. ये हो गया आपका 4 इक्वल्स टू 5 की पावर n. ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो. नेचुरल लॉग मतलब मैं लॉग टू द बेस 10 ले रहा हूँ. लॉग 4 इक्वल्स टू लॉग 5 की पावर n. आप लिख लेना वहाँ पे टेकिंग लॉग वॉग. ये हो जाएगा आपका 2 log 2 इक्वल्स टू n log 5. ठीक है, 2 log 2 इक्वल्स टू n log 5. ये हो गया आपका n/2 इक्वल्स टू log 2 अपॉन log 5. ठीक है, और n आ जाएगा आपका log 2 log 5 इंटू 2. ठीक, n आ जाएगा आपका log 2 होता है बेटा 0.3 0.303 समथिंग. log 5 अगर मुझे सही से याद आ रहा हो इट इज 0.7 है ना. लेट मी चेक इट क्विक. जो हमारा log 5 होता है, यस इट इज 0.7 अप्रॉक्स इंटू 2. देख लो कितना आ रहा है, 6/7 6 खैर देखो कितना आएगा ये. सो दिस इज 7 टाइम्स 8 56 40 फिर 7 5 0.85 ले लो. 50 बचेगा फिर तो 0.857 ये ले लो आप. n की वैल्यू आ रही है आपकी, n की वैल्यू आ रही है 0.857 है ना. अप टू 3 डेसिबल प्लेस हमने निकाला है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. एंड दिस वॉज योर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. दिस वॉज योर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. ठीक है, दिस वॉज योर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. चलिए, नाउ टेल मी वन थिंग. देखो, दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो अनस्टेबल है. दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो अनस्टेबल है. हाँ सर, बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या है, अनस्टेबल है. हाँ, वैसा ही हमारा इलेक्ट्रॉन है, वैसा ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है. हमारा इलेक्ट्रॉन बड़ा अनस्टेबल है, अपने ऊपर माइनस चार्ज लेके घूम रहा है. अच्छा सर, एक ये अनस्टेबल है और एक हमारा, इसके सामने हमने क्या किया, एक खाली डब्बा रख लिया. इसके सामने हमने क्या रख लिया, एक खाली डब्बा रख लिया, एक वैकेंट चीज़ हमने इसके सामने रख ली. ठीक है सर, सबको स्टेबिलिटी गेन करनी है. ये वैकेंट वाला अनस्टेबल है क्योंकि ये खाली खाली महसूस कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है क्योंकि एक चार्ज लेके अपने ऊपर घूम रहा है. दोनों चीज़ें अनस्टेबल है. तो क्या हुआ, इन्होंने बोला आओ इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर समा जाओ. इस वैकेंट डब्बे ने बोला आओ इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर समा जाओ. इलेक्ट्रॉन ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे अंदर समा जाता हूँ. और इन्होंने बनाया एक डब्बे के अंदर एक इलेक्ट्रॉन. हाँ सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा. अच्छा, फिर क्या हुआ, देखा देखी करता एक और इलेक्ट्रॉन था. एक और इलेक्ट्रॉन इनकी देखा देखी कर रहा था. वो इस डब्बे के पास आया. ये इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा ये इलेक्ट्रॉन भी अब थोड़ा थोड़ा उसे फील हो रहा था वो किसी के साथ है, पर फिर भी एक खाली खालीपन उसे महसूस हो रहा था क्योंकि ये डब्बा उसकी स्पीशीज़ का नहीं था. ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को चाहता है. ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को चाहता है जो इस डब्बे के अंदर आना चाहता है. वाह वाह वाह. ये इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन को चाहता है जो इस डब्बे के अंदर आना चाहता है. ये दोनों साथ में रहना चाहते हैं. इस डब्बे से ये इलेक्ट्रॉन दरख्वास्त करता है, अपनी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ उसे भी अंदर आने दो. और ये डब्बा कहता है ओके. वो इलेक्ट्रॉन भी इस डब्बे के अंदर आ जाता है और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी रहने लगते हैं. फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे खुशी खुशी इस डब्बे के अंदर रहने लगते हैं. ठीक है सर. सर इससे हमारा क्या फ़ायदा, बेटा इससे तुम्हारा ये फ़ायदा हुआ, एक चीज़ समझो, इस वैकेंट का क्या मतलब है, खालीपन. वैकेंट मतलब क्या, तुमने ये सोचा कभी. सर ये कार्बोकटाइन आप बोल रहे हो, यस वैकेंट इज योर कार्बोकटाइन जिसमें एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है. ओके सर, ओके सर. इसमें जब तुमने एक इलेक्ट्रॉन डाला, इसमें मेरे भाई जब तुमने एक इलेक्ट्रॉन डाला
तो तुमने यहाँ पे एक स्पीशीज बनाई CH3, एक इलेक्ट्रॉन है तो डॉट, अरे सर फ्री रेडिकल, हाँ एक इलेक्ट्रॉन डाल के क्या बना, फ्री रेडिकल बना, यस सर ऊपर मैंने दिखा भी रखा है। अच्छा फिर एक और इलेक्ट्रॉन आया, उत्सुक उत्सुक एक और इलेक्ट्रॉन, सर भगा दिया आपने, उत्सुक उत्सुक एक और इलेक्ट्रॉन आया। तो क्या हुआ, सेम चीज़ हुई जैसे पहले हो रही थी, इस इलेक्ट्रॉन ने इस प्लस को, ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस में गया, ये इलेक्ट्रॉन जो हाफ फिल्ड पी है उसमें क्या होगा, फिर इसने क्या बना दिया CH3। अब जब भी दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइनस चार्ज आ गया होगा, क्या आ गया होगा इस पे, माइनस चार्ज आ गया होगा। ओके सर, ये हमारा कार्बोकटायन था, ये हमारा कार्बोकटायन था, ये हमारा कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल, और ये हमारा कार्बन आयन, ये क्या है बेटा, कार्बन आयन है, ये हमारा कार्बन आयन है। ओके सर, एक चीज तो हम अब समझ चुके हैं, अगर एक कार्बोकटायन है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ओके सर, और उसमें अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो वो कार्बन आयन आपका बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका, कार्बन आयन आपका बन जाएगा। अच्छा सर, ये इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है, नए नए इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी दोस्ती हो रही है, तो इस इलेक्ट्रॉन की अब थोड़ी डिमांड्स आ गई हैं, इस इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई हैं, थोड़ी डिमांड्स आ गई हैं, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिमांडिंग बन चुका है, इसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी क्योंकि अपने साथ इसे रख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बोलता है सर मैं रिएक्शन तो करूँगा, इलेक्ट्रॉन ने मुझसे बोला सर मैं रिएक्शन तो करूँगा पर मुझे कुछ मेरी डिमांड है वो पूरी हो तो अच्छा है। अच्छा, मैंने बोला क्या है सर, मैं अगर रिएक्शन करूँगा तो मेरी एक प्रायोरिटी हो कि मैं उसी प्रायोरिटी के हिसाब से रिएक्शन करूँगा, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी मैं वही रिएक्शन करूँगा। अच्छा, मैंने बोला बता अपनी प्रायोरिटी, इसने अपनी 3 प्रायोरिटी, मतलब इसने प्रायोरिटी रखी और उसे बोला 1 2 3, तो मैं आपको अभी इसकी प्रायोरिटी बताने वाला हूँ। इसने बोला मेरी पहली प्रायोरिटी, मेरी दूसरी प्रायोरिटी और सर मेरी 3 प्रायोरिटी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इन्हें पूरा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने बोला ठीक है भैया कर देंगे। इसने बोला, इसने क्या बोला, मेरे कान में बोला सर मुझे सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करने का शौक है, शौक, मुझे सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करने का शौक है। ठीक है, इसे एसिड बेस रिएक्शन करने का शौक है। ठीक है, सबसे पहले इसने बोला मुझे एसिड बेस रिएक्शन करनी है, एग्जांपल दे दूंगा अभी, एसिड बेस रिएक्शन कर। फिर इसने बोला सर मैंने नेचर में देखा है जो पाई बॉन्ड है वो थोड़ी सी वीक है, सिग्मा बॉन्ड थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो सर मैं पाई बॉन्ड पहले तोड़ना चाहता हूँ, तो मैं पहले पाई बॉन्ड पहले तोड़ना चाहता हूँ, पाई बॉन्ड वाली रिएक्शन में पहले करना चाहता हूँ, और सर लास्ट में सिग्मा बॉन्ड बची है तो लास्ट में सिग्मा बॉन्ड वाली रिएक्शन में करना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर इस इलेक्ट्रॉन ने बोला सर प्लीज़ मुझे रिएक्शन करने का मन हो रहा है, प्लीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं रिएक्शन कैसे करूँगा। तो मैंने बोला चल दिखा। तो सर आप मुझे, इसने बोला कि आप मुझे 3 कंपाउंड दो, मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। मैंने बोला ठीक है अभी देता हूँ तुझे 3 कंपाउंड। तो मैंने इसे 3 कंपाउंड दिए। पहले मैंने इसे दिया HOH, एक कंपाउंड दिया HOH। सर ये दारू है क्या? नहीं बेटा ये पानी है, ROH नहीं है, HOH है। मैंने इसे HOH दिया, इसने बोला ओके सर ओके। अच्छा, फिर मैंने इसे दिया एक डबल बॉन्ड का सोर्स, दैट इज CH3 CuCl या एस्टर ले लो, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसे एक सिंगल बॉन्ड का सोर्स दिया CH3I। अच्छा, अब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन चल अब रिएक्शन कर। इलेक्ट्रॉन ने बोला सर आपने मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें जान ली, ये तो पूछ लो मैं आया कहाँ से हूँ, ये तो पूछ लो मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा सोर्स क्या है सर, व्हाट इज़ माई सोर्स, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। मैंने भी बोला अरे हाँ बात तो तूने सही कही है, तेरी जन्मभूमि कहाँ है। ये चिल्ला के बोलता है सर मुझे किसी मेटल ने प्रोड्यूस किया है, सर मुझे किसी मेटल ने प्रोड्यूस किया है। मेटल के तो एग्जांपल्स आपको पता ही हैं, मेटल के एग्जांपल्स तो आपको पता ही हैं। मुझे पता है तुम्हारे अंदर से चीख चीख की आवाज़ आ रही है, सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है,
और सर जिंक वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, वो सोडियम पोटेशियम जिंक वगैरह है। अच्छा सर, तो इनके सामने सोडियम लिख लो आप, इनके सामने आप सोडियम ऐसे ऐसे लिख लो। अब बताओ सोडियम क्या करेगा? सर सोडियम क्या करेगा मुझे जानना है। बेटा सोडियम कुछ नहीं करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा बस। सोडियम खुद तो Na+ में जाएगा और हमें एक इलेक्ट्रॉन देता जाएगा। देखो ऐसे, हमें क्या दे दिया इसने, एक खुद वो Na+ में चले गया, उसे उसने हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है सर। सर इलेक्ट्रॉन ने बोला था मेरी चाहत है, मेरी सबसे पहली चाहत है एसिड बेस, फिर मेरी क्या बोल रहा हूँ, मेरी सबसे पहले चाहत है एसिड बेस, फिर मेरी चाहत है पाई बॉन्ड को तोड़ना, और फिर मेरी चाहत है सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना। मैंने बोला देख ले तुझे कहीं एसिड बेस दिख रहा है तो। हाँ सर, ये जो H है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, ये मेरा एक एसिडिक H है, मुझे ये खींचना है। तो इसने बोला सर मैं इस पर अटैक करूँगा, मैं इस H को ऐसे अटैक करूँगा और ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दूँगा। सोचो इस बात को, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सुनो। उससे पहले एक बात बताओ, ये H है, ये O है, O और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाँ सर, इस पर डेल माइनस होगा, इस पर डेल प्लस होगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, एक यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एन इंटरेक्शन ऑफ प्लस एंड माइनस। ये इलेक्ट्रॉन ही कहता है ये सारी बातें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एन इंटरेक्शन ऑफ प्लस एंड माइनस, बस। और क्या कैसे इंटरेक्शन होता है सर? ये माइनस प्लस पे अटैक करता है, ये जो माइनस है हमारा ये प्लस पे अटैक करता है, यही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देखो एक स्माइली फेस तैयार हो चुका है, उस पर खैर अभी ध्यान मत दो, यहाँ दो। सर ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। देखो क्या हुआ, जो ये माइनस है इसने H पे अटैक किया और लात मार के OH को बाहर निकाला। ध्यान सुनो, इसने H पे अटैक किया और लात मार के OH को बाहर निकाला। तो क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है? देखो H डॉट, और H डॉट जनरली बनाते नहीं है तो हम बोल देते हैं भैया यहाँ पे हाफ मोल H2 गैस निकल गई, हाफ मोल H2 गैस निकल चुकी है, और साथ ही साथ आपका OH माइनस आपके पास होगा, OH माइनस आपके पास होगा, जिसे आप Na+ के साथ कंबाइन करके बोलोगे NaOH। तो एक बचपन की बात बता देता हूँ, जब ये H2 गैस निकली होगी तो क्या पॉप साउंड आया होगा? क्या जब ये H2 गैस निकली होगी तो पॉप साउंड आया? बिल्कुल सर, पॉप साउंड आया होगा, दैट इज अवर H2 गैस, पॉप साउंड बिल्कुल आया होगा। चल यहाँ बताओ, नीचे 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 बताओ सर, इलेक्ट्रॉन के साथ जो मेटल है, मेटल क्या करेगा सर? सर मेटल कुछ नहीं करेगा, मेटल हमें खुद Na+ में कन्वर्ट होगा और हमें इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की पहली चाहत क्या है? हर रिएक्शन में ढूंढना है। इलेक्ट्रॉन की पहली चाहत है एसिड बेस। क्या यहाँ कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं सर। क्या पाई बॉन्ड दिख रही है? हाँ सर, पाई बॉन्ड दिख रही है। अच्छा, अब बताओ, अगर मुझे ये पाई बॉन्ड तोड़नी है, तो मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ डालूं? पाई बॉन्ड किससे बनी होगी सर? पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनी है। जो ये पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है ये किससे बनी है सर? ये पाई BMO से बनी है। अच्छा, मैंने आई गेस आपको हाइपर कॉन्जुगेशन वाले लेक्चर में बताया है कि जो पाई का BMO होता है उसके परपेंडिकुलर, नियरली परपेंडिकुलर उसका ABMO होता है। तो ऐसा करके कुछ अगर मैं बनाऊँ तो ये मेरा है पाई ABMO, ये मेरा क्या है? पाई ABMO, या इसे मैं बोलूँगा पाई स्टार। पाई ABMO को मैं क्या बोलूँगा बेटा? पाई स्टार। अगर मैंने पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या ये बॉन्ड टूटने लगेगी? इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इंक्रीज इन ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो क्या बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है? क्या बॉन्ड टूटने लगती है? हाँ सर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करूँगा, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डालूँ और ये वाली बॉन्ड मेरी ऐसे टूट जाएगी, ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी मेरी? टूट जाएगी। तो मेरा क्या बनेगा? देखो CH3C, और यहाँ पे वो O की बॉन्ड टूट चुकी है क्या? यस सर। तो वहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड O, और O के ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो O के ऊपर आएगा माइनस, फिर यहाँ पे आएगा OCH3, और इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आया है तो इस पे मैं लिख दूंगा डॉट, इसके आगे की कहानी
आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना अगर तुम समझ गए कि पाई स्टार वाली रिएक्शन ये कैसे कर रहा है या पाई बॉन्ड तोड़ कैसे रहा है, पाई बॉन्ड कैसे टूटता है, तो आप समझ चुके हो। अगर आप ये समझ चुके हो कि पाई बॉन्ड कैसे टूट रहा है तो मैं सफल रहा आपको समझाने में। ठीक है, इतना भी अगर आप अभी आपने थोड़ी सी ऑर्गेनिक पढ़ी है, जीओसी पढ़ी है और ये समझ लिया अगर कैसे टूट रहा है, एवीएमओ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड टूटने लग रही है ना, बस यही था पाई स्टार का खेल। तो मतलब अगर पाई बॉन्ड है तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई स्टार। यस सर, एसिड बेस को शॉर्ट फॉर्म हम ए भी लिख देते हैं। ओके, अब से सिग्मा बॉन्ड की बारी आती है। सो सिग्मा बॉन्ड में भी सेम है, अगर सिग्मा बॉन्ड तोड़नी है तो आपको सिग्मा एबीएमओ चाहिए। दिस इज अवर सिग्मा एबीएमओ। हाँ सर, सिग्मा एबीएमओ को बोलते हैं हम सिग्मा स्टार, सिग्मा एबीएमओ को हम बोलते हैं सिग्मा स्टार। हाँ सर, जो ये सोडियम है ये खुद तो Na+ में कन्वर्ट होगा और हमें दे देगा इलेक्ट्रॉन। अब हम इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इसकी एंटी बॉन्डिंग में देंगे और लात मारेंगे इसे बाहर, इसे हम लात मार के बाहर निकालेंगे। समझ रहे हो, इसकी एंटी बॉन्डिंग में हमने इलेक्ट्रॉन डाले और लात मार के हमने आयोडीन को बाहर निकाला। लात मार के हमने क्या किया, आयोडीन को बाहर निकाला। तो क्या होगा देखो सर, ये कुछ नहीं, यहाँ आपका हो जाएगा CH3 डॉट। क्यों डॉट, क्यों डॉट सर, जो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके तो ये आयोडीन भाग गया, तो यहाँ पे आपका इसके साथ NaI भी बन रहा होगा। यस सर, NaI भी मेरा बन रहा होगा, NaI भी मेरा यहाँ पे बन रहा होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके तो मेरे ये भाग गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके तो मेरे ये भाग गया। अब क्या होगा बताओ, अच्छा यहाँ आपका Na+ ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे होगा, ये मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया और इस पे मेरा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया इस कार्बन पे, तो मैंने उसको CH3 डॉट की तरह दिखाया है। तो यहाँ पे सिग्मा स्टार के थ्रू रिएक्शन हुई है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा स्टार। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रायोरिटी है रिएक्शन करने की, दैट इज एसिड बेस, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार। दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ रिएक्शन कि कैसे कैसे वो रिएक्शन करता है, कैसे कैसे वो रिएक्शन करता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन ने कहा सर मेरी कहानी इतनी थी, मैं इतनी इतनी रिएक्शन करता हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और बच्चों मैं भी ये होप करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो चीज़ हमने आपको पढ़ाई, दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड इन जीओसी। दिस इज अवर रिएक्शन मैकेनिज्म। सर इतनी होती है कि रिएक्शन मैकेनिज्म? नहीं बेटा, ये ट्रेलर है बस, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेलर आपको दिखा दिया ताकि आपको ऑर्गेनिक का फील आ जाए, और कुछ नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस। दिस इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन आया, वैकेंट का मतलब क्या है, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया तो रेडिकल का मतलब क्या है, फिर दो इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस का मतलब क्या है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आई होप आपको ये कर्व्ड एरोज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। कर्व्ड एरोज तो हमने सीखे थे बनाना, कैसे बनाते हैं हम कर्व्ड एरो, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। कर्व्ड एरो, ये मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व्ड एरो, फॉर एग्जांपल एक कर्व्ड एरो कुछ ऐसा है, तो सर इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ये हो गई टेल और ये हो गया हेड। बेटा ध्यान हमेशा याद रखना, टेल पे आपका न्यूक्लियो, टेल कहाँ से कहाँ तक जाती है सर, टेल आपके न्यूक्लियोफाइल से और हेड पे आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। मतलब कुछ नहीं है, अभी के लिए ये समझो कि माइनस से प्लस आपका एरो बनता है हमेशा। देखो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है डेल प्लस होगा, यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे डेल प्लस होगा तभी तो रिएक्शन करा, डेल माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा, डेल प्लस होगा, यहाँ पे डेल माइनस होगा तभी रिएक्शन करा। दिस इज व्हाट रिएजेंट के प्रेजेंस में डेल प्लस डेल माइनस इंडक्टोमेरिक, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि रिएजेंट के प्रेजेंस में डेल प्लस डेल माइनस इलेक्ट्रोमेरिक, यहाँ भी इंडक्टोमेरिक। ठीक है, कर्व्ड एरो का ये खेल है कि टेल पे न्यूक्लियोफाइल हो गया माइनस चार्ज, हेड पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया प्लस चार्ज। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, ये समझना है बस। आई होप आपको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। ठीक है, ये आपका कर्व्ड एरो का छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। दीज वर द स्मॉल टॉक्स फॉर द कर्व्ड एरो नोटेशन। ठीक है, अच्छा, दिस वाज द रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स, कुछ कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एसिड बेस रिएक्शन तो आई गेस आपने अब समझ लिया
एसिड बेस रिएक्शन आपने अच्छे से समझ लिया। नाउ सी सम एग्जांपल्स, और उन एग्जांपल्स के बेसिस पे आपको आगे के सवाल करने हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, या ये है मेरे पास ये वाला Cl, ये मेरे पास ये वाला Cl है, ठीक है। इसको अगर मैं कुछ ऐसे तीर जैसे दिखाऊं तो मेरे पास ये Cl है। सर इसकी रिएक्शन मैंने कराई कुछ कंपाउंड्स के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी रिएक्शन कराई AlCl3 के साथ और ZnCl2 के साथ और SbCl5 के साथ और BF3 के साथ। इनके साथ मैं इसकी रिएक्शन सर करा रहा हूँ। इनके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इनके साथ मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। अच्छा सर मुझे IOC आती है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, ये सारे मेरे क्या हैं, लुईस एसिड्स, ये सारे मेरे लुईस एसिड्स हैं। अच्छा और सर एक और बात मैं देख रहा हूँ, ये लुईस एसिड इसलिए क्योंकि इनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है सबके पास। किसी के पास वैकेंट P है तो किसी के पास वैकेंट D है, इन सब के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई दे आर लुईस एसिड्स। सर इस कंपाउंड में अगर देखो क्लोरीन वाले कंपाउंड में, तो यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस, इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस। तो सर लुईस बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लुईस एसिड को कुछ इस प्रकार से, समझ रहे हो, ऐसे। हाँ सर ये डोनेट करेगा। जैसे ही इसने डोनेट किया क्या बना होगा, देखो जैसे ही इसने डोनेट किया यहाँ बीच में देखो क्या बना होगा, सर बीच में कुछ ऐसा बना होगा कि ये जो Cl है ये इस AlCl3 के साथ ऐसे बॉन्ड बन गया होगा। सर Al के ऊपर माइनस चार्ज आया होगा क्योंकि क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया होगा। हाँ अब क्या होता है देखो, क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज इज हाईली 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 अनस्टेबल, क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। तो जो ये वाली बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड में ये वाली बॉन्ड टूटना चाह रही होगी ताकि क्लोरीन का प्लस हट जाए। अगर मैं ये वाली बॉन्ड तोड़ दूंगा तो ये तो रिएक्शन रिवर्सिबल चली जाएगी, ऐसा मुझे करना नहीं है, रिएक्शन तो करानी है, तो मुझे ये वाली बॉन्ड तोड़ने का सोचना है। अब इस बॉन्ड जब टूटेगी तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दूं या वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दूं। सर ऐसे केस में देखो जरूरत किसको है, बेटा क्लोरीन के ऊपर प्लस है, क्लोरीन तड़प रहा है, हाय मेरे पे प्लस बना दिया, मेरे पे प्लस बना दिया। तो अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन बोलेगा कार्बन से रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज़ कार्बन ये दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे ले जाने दो। कार्बन अच्छा आदमी था, कार्बन ने बोला ठीक है ले जाओ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे आ जाएंगे। अच्छा अब इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा कि जो कार्बन है वो खाली खाली महसूस करने लगेगा। अब देखो ये कार्बन अब खाली खाली महसूस कर रहा है क्योंकि उस पर क्या बन गया, प्लस बन गया, प्लस कार्बन पे प्लस बन गया, खाली खाली महसूस कर रहा है। और यहाँ पे आपने AlCl4 माइनस बाहर निकाल दिया। इसका क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है, जब भी लुईस एसिड्स होंगे तो वो ये ग्रुप आपका खींच लेंगे और यहाँ पे आपका प्लस बना देंगे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आपका हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर RX के सामने आपने कोई भी ऐसा लुईस एसिड दे दिया तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अच्छा सिमिलर केस होता है, एक जगह सिमिलर केस होता है। सर वो कौन सा केस है, देखो मैं बताता हूँ। जो ये लुईस एसिड्स हैं इनकी जो चाहत है, इनकी जो चाहत है वो चाहत है लोन पेयर के लिए। हाँ पर सर एक कंपाउंड है दैट इज AgNO3, एक कंपाउंड है सर AgNO3, एक सेकेंड, एक कंपाउंड है सर AgNO3, इसकी चाहत है क्लोरीन के लिए। जो ये Ag+ है ना, ये क्या आयनिक कंपाउंड है Ag+NO3-। इस Ag+ की चाहत है इस क्लोरीन के लिए या हेलोजेंस के लिए, इस Ag की चाहत है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होगा, सर ये क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है और ये Ag है। हाँ सर इस Ag पे प्लस है, कहीं ना कहीं ये Ag इस क्लोरीन को बोल रहा होगा आजा मेरे साथ बॉन्ड बना, हम अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, आजा मेरे साथ बॉन्ड बना। ठीक है, क्लोरीन ने बोला ठीक है मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाता हूँ और इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ देता हूँ, इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड ऐसे तोड़ देता हूँ। Ag अगर प्लस है तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए Cl को माइनस होना पड़ेगा, इसीलिए ये बॉन्ड ऐसे टूटी है ना। तो AgNO3 का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें भी आपका क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा प्लस AgCl बनेगा,
और ये रिएक्शन आगे क्यों जा रही है सर? AgCl पीपीटी हो जाता है, ले चैटरलेस प्रिंसिपल। प्रोडक्ट में पीपीटी होगा तो रिएक्शन आगे भागेगी, प्रोडक्ट में पीपीटी होगा तो रिएक्शन आगे भागेगी। येलो पीपीटी होता है AgCl का, ठीक है। तो ये हमने सीखा। लुइस एसिड आ गया तो क्या होगा? AgNO3 आ गया तो क्या होगा? AgNO3 की एफिनिटी, चाहत बहुत अच्छी है हेलोजेंस के लिए, तो हेलोजेंस खींच लेता है। हेलोजेंस क्या करता है बेटा? वो हेलोजेंस को खींच लेता है। अच्छा, ठीक है सर। सर और क्या क्या हो सकता है बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कोई मैकेनिज्म देखो, और मैकेनिज्म क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास ये है, ये तो तुम 10th में पढ़ के आए हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके सामने अभी तो मैं जनरली ऐसे ही बता रहा हूँ, जब हाइड्रोजन डाल देता हूँ किसी कैटलिस्ट के ऊपर, किसी मेटल की सरफेस, फॉर एग्जांपल निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम डाल देता हूँ, तो मेरा क्या होता है? सर कुछ नहीं होता, मेरा हो जाता है CH3। इसकी मैकेनिज्म अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। आइसोमेरिज्म के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तब ये हो जाता है मेरा। कैसे सर? सर ये मेरे 2H यहाँ जुड़ गए, 2H मेरे यहाँ ऐसे जुड़ गई, ये वाली बॉन्ड टूटी, 2H मेरे यहाँ जुड़ गए। ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मामला चलता है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है। मैकेनिज्म अभी नहीं बता रहा हूँ, वो बात की बात है। अच्छा, ये हो गया। मतलब आपने क्या करना है? डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है हाइड्रोजन से। ओके, तो सर एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर ये कंपाउंड है ऐसा अगर एक कंपाउंड है और इसके सामने मैंने H2Ni डाल दिया, तो बताओ क्या रिड्यूस होगा? सोचो, क्या रिड्यूस होगा? सोचो। आपने सोचा, आपने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इज द पावर, आपने बोला सर 4 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड। नाउ यू गोना हैव टू चेक कौन सी पाई बॉन्ड जल्दी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या चेक करना है कि कौन सी पाई बॉन्ड जल्दी रिड्यूस हो जाएगी। आपने बोला सर यहाँ पे तो बेंजीन का रेजोनेंस चल रहा है, इस अंदर वाली एक भी पाई बॉन्ड रिड्यूस कराई तो एरोमेटिसिटी चली जाएगी। दैट इज वेरी बैड थिंग सर। पर फिर हमने नोटिस किया यहाँ पे देखो, ये एंटी एरोमेटिक जैसा सिस्टम बन रहा है, तो या तो ये वाली पाई बॉन्ड तोड़ दो एंटी एरोमेटिसिटी खत्म करने के लिए, या तो ये वाली पाई बॉन्ड तोड़ दो। अगर मैं ये वाली पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो मेरी एरोमेटिसिटी चली जाएगी, हाँ। पर अगर मैं ये वाली पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो मेरी एरोमेटिसिटी भी रहेगी और मेरी एंटी एरोमेटिसिटी यहाँ पे से जो अनस्टेबिलिटी ला रही वो भी खत्म हो जाएगी। तो जो इसका आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा? इसका आंसर मेरा आएगा ये। अच्छा, सिमिलर एग्जांपल हमारा जो पायरीन होता है उसमें भी कुछ ऐसी हमको देखने को मिलता है। देखो बताऊं, देखो जो हमारा पायरीन होता है, एक सेकेंड, आई गेस ये बात मैंने बताई थी आपको, मे बी आई एम नॉट श्योर। तो देखो, पायरीन एरोमेटिक क्यों है? पायरीन एरोमेटिक क्यों है सर? पायरीन ये होता है, हाँ बेटा ये होता है, पर क्या तुमने कभी सोचा वाई इट इज नॉट एरोमेटिक? वाई इट इज नॉट एरोमेटिक, सॉरी वाई इट इज एरोमेटिक? हाँ सर, आपने भी बताया था, हमने भी सोचा। ये एरोमेटिक होता है पेरिफेरल कॉन्जुगेशन की वजह से। तो मुझे इसमें पेरिफेरल कॉन्जुगेशन दिखाना चाहिए नहीं दिखाना? जहाँ सर पेरिफेरल कॉन्जुगेशन एक जगह से स्टार्ट करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये पेरिफेरल कॉन्जुगेशन हो गया। और सर बीच में भी इसका एक पाई बॉन्ड होता है। अच्छा, ओके, क्या देखा गया है सर? देखा ये गया है कि इन सारी बॉन्ड्स में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों होते हैं, पर इस वाली बॉन्ड में प्योर पाई बॉन्ड होती है, प्योर पाई बॉन्ड होती है। क्यों सर ये प्योर पाई कैसे है? ये प्योर पाई ऐसे है क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं है। रेजोनेंस सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, जो कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये भी आ गया तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, हकल्स रूल, दैट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। इसीलिए बीच वाली पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है। सोचो, अगर ये बीच वाली पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है तो क्या ये H2Ni इसको आसानी से रिड्यूस कर देगा? हाँ सर, अगर वो रेजोनेंस में होती तब नहीं कर पाता उससे रिड्यूस, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी जाती, पर वो रेजोनेंस में है ही नहीं। उल्टा अगर उसको इंक्लूड किया तो एंटी एरोमेटिसिटी लाएगा, इसीलिए उसे रिड्यूस करना ही बेहतर है। ये कंपाउंड अभी भी क्या है? एरोमेटिक है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वाला पूरा प्लेनर था, ये वाला यहाँ पे sp3 कैरेक्टर लेके बैठा है, जो कि इस कंपाउंड की प्लेनरिटी को थोड़ा सा अफेक्ट कर रही है, रेजोनेंस थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है। बाकी इसमें रेजोनेंस अच्छा चल रहा था क्योंकि ये पूरा प्लेनर। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि हाइड्रोजनेशन हम कैसे
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एरोमेटिसिटी को बचाने के लिए, राइट राइट ओके। सो यस, दिस वाज इट इन द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर योर जीयूसी पार्ट। इसको आप अच्छे से रिवाइज करना प्लीज, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये चीज और एक ये चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एन इंटरेक्शन ऑफ प्लस एंड माइनस, बस इतना ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्लस को दूसरे माइनस पे ले जाते हो आप बस, या एक माइनस को किसी प्लस पे अटैक करवाते हो बस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही है। जैसे प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही माइनस अटैक करता है प्लस पे, और दोनों अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। एक के पास ज़्यादा है वो देना चाहता है, एक के पास खालीपन है वो लेना चाहता है। तो ये लेन देन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बाकी मैं आपको सवाल लिख के यहाँ पे देता हूँ, आप उसे सॉल्व करना, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आइसोमेरिज्म अपना स्टार्ट करेंगे। ओके सो बेटा दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू, है ना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको बताना है रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, और दूसरा आपको बताना है अगर पॉसिबल है तो मेजर प्रोडक्ट आप ड्रॉ करो, ठीक है। ये करना है आपको। देन इन द सेकंड क्वेश्चन आपको इंटरमीडिएट्स ड्रॉ करने हैं। ऑब्वियसली बात है ये रिएक्शन होगी तो हमारा एक कार्बोकटाइन जनरेट होगा, कल हमने पढ़ा था। उससे आपको जो इंटरमीडिएट आएगा वो आपको ड्रॉ करना है, दैट इज द कार्बोकटाइन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कल आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे कैसे करते हैं। एक हाइड्रोजन एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, थोड़े एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें वो आपको पता लग जाएंगे डिस्कशन में। आज तो ऑब्वियसली बातें नहीं बताऊंगा सारा। अच्छा उसके बाद ये देखो, यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करनी है। ये वाले सवाल कैसे करेंगे, आप दोनों की रिएक्शन करा के देख लो, जहां ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट या फाइनल चीज बन रही होगी वो ज्यादा जल्दी बना होगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा जल्दी बना होगा, उसकी रेट ज्यादा। ठीक है चलो, हमेशा की तरह दो दो सवाल करके आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। देख इसमें क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, सोडियम है इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा ऊपर बता दिया, सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन सर, इलेक्ट्रॉन जैसे इसने दिया, इलेक्ट्रॉन की सबसे पहली चाहत है एसिड बेस रिएक्शन करना। एसिडिक गैस दिख रहा है, हाँ सर। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड H है। sp हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है इसकी En 3.25 होती है, नाइट्रोजन से ज्यादा En होती है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। ये इलेक्ट्रॉन इसे खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा H के पास, और यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड होगी उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन पे। आपका बन जाएगा Hc ट्रिपल बॉन्ड C- Na+, और साथ ही साथ आपका पॉप साउंड आएगा बिकॉज योर हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। साथ ही साथ आपका पॉप साउंड आएगा बिकॉज योर हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। चलिए क्लियर। अच्छा यहाँ बताओ सर, एक Na एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दो Na आपको दो इलेक्ट्रॉन देंगे। सर इन दो इलेक्ट्रॉन की पहली चाहत होगी एसिड बेस रिएक्शन। इस कंपाउंड में भी कहीं भी मुझे एसिड H नहीं दिख रहा है, ना ही वैकेंसी दिख रही है। हाँ अब क्या करूं सर, अब एसिड बेस के बाद अगर एसिड बेस नहीं है तो हम फिर पाई स्टार पे जाते हैं। पाई स्टार सर मुझे पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो सर किसी भी एक पाई बॉन्ड को मैं कंसिडर करता हूँ, और ये मेरी पाई स्टार है। दिस इज माई पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या होगा सर, ये दोनों पाई जो ये दो इलेक्ट्रॉन है इस यहाँ पे जाएंगे पाई स्टार में, और ये वाली पाई बॉन्ड तोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से, और जो आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओहो, ऐसा, एक सेकंड, ये ऐसा ऐसा ऐसा। अब देखो इस कार्बन पे दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो माइनस चार्ज होगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन टूट के इस कार्बन पे जा रहे हैं तो इस पे भी माइनस चार्ज होगा। ये माइनस, ये माइनस। अच्छा अब बताओ ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सर, टोटल इसमें एक दो तीन चार पाँच 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसमें कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ बढ़ गया। स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई है इसमें। ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ बढ़ चुका है। नॉन एरोमेटिक से ये एरोमेटिक की तरफ बढ़ चुका है, तो मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल होगी। अच्छा यहाँ देखो सर, ये एसिटिलीन थी और उससे हाइड्रोजन गैस बनी है, तो ऑब्वियसली बात है सर, एसिटिलीन एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और हाइड्रोजन एक वीक एसिड है। वीक सोर्स ऑफ H+ है हाइड्रोजन गैस, जबकि एसिटिलीन एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ प्रोटोन है, H+ है H2 के कंपैरिजन में। आई होप आपको ये सवाल करने समझ में आए होंगे। चलो ड्रॉ इंटरमीडिएट्स, तो इसमें भी आपको बता देता हूँ। एक मैं आपको बता दूंगा ये, और एक मैं आपको बता दूंगा ये। ठीक है, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कल भी सीखा है सर, इसके पास वैकेंट डी है इसका। ये Br अपने लोन पेयर इधर दे रहा होगा, ये Br सर अपने लोन पेयर इधर दे रहा होगा। जैसे Br ने अपने लोन पेयर दिए,
Br पे प्लस चार्ज बढ़ रहा होगा क्योंकि Br ने उसके साथ बॉन्ड बना ली। तो ये वाली जो बॉन्ड है सर, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, ये कार्बन ब्रोमीन की बॉन्ड टूट जाएगी और यहाँ पे एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका है नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक से आपका बन चुका है एरोमेटिक। ट्रोपालियम, है ना, ट्राइपोलियम कटायन या ट्रोपाइलियम कटायन। ठीक है, ट्रोपाइलियम कटायन आपका बन चुका है। तो ऑब्वियसली बात है, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, समझ रहे हो कि कैसे कैसे हो रहा है? ओके, यहाँ देखो सर, यहाँ भी Br के पास लोन पेयर है, इसके पास अब वैकेंट P है, जिंक के पास वैकेंट D होगा, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट P होगा। सर ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ही ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस ब्रोमीन पे प्लस चार्ज आया होगा, तो ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी ताकि ब्रोमीन का प्लस चार्ज चले जाए। जैसे ही ये बॉन्ड टूटी, आपके पास कुछ ऐसा चीज बना प्लस। ओ हो सर, ये तो आपने कुछ कर दिया है। ये नॉन एरोमेटिक था, ये एंटी एरोमेटिक हो चुका है। ओ हो, मतलब एंटी एरोमेटिक तो नहीं बनेगा, अनस्टेबिलिटी की तरफ कोई कंपाउंड क्यों जाएगा? ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। ये आपका पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसा कुछ केस मिल जाए जहां एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा हो तो वो आपको नहीं बनाना है, वो आपको नहीं बनाना है। ठीक, हाइड्रोजनेशन में भी चलो ये बता देता हूँ, ये बता देता हूँ। देखो H2Ni तो मैं एक दिया है, तो एक बात बताओ, यहाँ मेरे पास तीन पाई बॉन्ड है, यहाँ एक बाहर है, इन तीनों को तोड़ू, इन तीनों में से किसी एक को तोड़ू या इसको तोड़ू? सर इन तीनों पाई बॉन्ड की एक खासियत है, इनके घूमने से रेजोनेंस आ रहा है, एरोमेटिसिटी है कंपाउंड में, कंपाउंड स्टेबल है। तो इन तीनों को तो मत तोड़ो, इस बाहर वाले को बिल्कुल आप तोड़ सकते हैं, इस बाहर वाले को आप बिल्कुल तोड़ सकते हो, इस बाहर वाले को आप तोड़ सकते हो। मैंने बोला दो, तोड़ दिया, दिस इज योर करेक्ट, एक सेकंड, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बाहर वाले को आप तोड़ सकते थे, आसानी से आपने तोड़ दिया। यहाँ बताओ सर, ये तो सिंपल सवाल है, वो पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगी, ना रेजोनेंस ना एरोमेटिसिटी कुछ, तो ये पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगी H2Ni से, और आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज योर आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन देख लो सर, रेट ऑफ रिएक्शन देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन देख लो। एक ये बता देता हूँ, एक ये बता देता हूँ। ठीक है, अब बाकी आप करना। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा सर, सेम चीज है, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे SbCl5 को, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे SbCl5 को, और ये बॉन्ड टूट जाएगी, ये बॉन्ड टूट जाएगी ताकि Cl पे जो प्लस चार्ज आए वो हट जाए। तो फाइनली आपको जो इन दोनों का देखने को मिलेगा, वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। ठीक, सर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग प्लस रेजोनेंस है, आई होप आपको इतना तो दिख रहा होगा। देखो, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहा है और ये एल्कीन उसको स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग प्लस रेजोनेंस है। हाँ, और बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग प्लस रेजोनेंस है, पर यहाँ पे एरोमेटिसिटी है, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। कैसे? पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड वो वैकेंट का भरा हुआ है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये रेजोनेंस है आपका, इसमें आपकी एरोमेटिसिटी है, ए में आपकी एरोमेटिसिटी है। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, सर एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, इसकी ज्यादा होगी, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, एरोमेटिक कैटायन बन रहा है, ज्यादा स्टेबल कैटायन बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी रेट ज्यादा होगी। अच्छा, यहाँ देख लो NaHCO3, सर ये तो करता है NaHCO3 के साथ रिएक्ट, हाँ NaHCO3 के साथ ये रिएक्ट जरूर करता है। ये क्या बनाता है? ये कुछ ऐसा बनाता है, O-, और सर ये हमारा बना देगा NaHCO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद पाइरूल, और इस पाइरूल एक चीज है सर, यहाँ भले ही इक्विवेलेंट RS है पर ये नॉन एरोमेटिक है, यहाँ एरोमेटिक है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, जहाँ एरोमेटिक बन रहा है वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। और आप एक चीज देख के शॉक हो जाओगे, इसका जो पीके होता है, इट इज अराउंड 0.4 है, और इसको बोलते हैं हम पायरोलिनियम, पायरोलिनियम कैटायन, दिस इज अवर पायरोलिनियम कैटायन, इट इज अ वेरी 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 गुड एसिड, एज आप देख सकते हैं पीके इसका 0.4 है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा बढ़िया एसिड है। ठीक है, तो बाकी के सवाल आप ट्राई करिएगा, और इसी के साथ
इसी के साथ दिस वाज द एंड, दिस वाज जीओसी का खात्मा, जीओसी समाप्त। ठीक है, जीओसी समाप्त हो चुकी है मेरी तरफ से। आप पीवाईक्यूज करें वो करें, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सॉल्व करता हूँ। पीवाईक्यूज का जो है वो हम आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन वी विल डू ऑल द पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज अगर आपको चाहिए वो हम आफ्टर द सिलेबस कंप्लीशन वो करेंगे। बाकी जीओसी समाप्त है, अगले लेक्चर से आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। थोड़ा सा आइसोमेरिज्म पहले पढ़ेंगे, फिर इसका डिस्कशन हम कर देंगे, फिर आइसोमेरिज्म चलता रहेगा, फिर धीरे धीरे आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टार्ट कर दूंगा। बस मजे ही मजे फिर। और रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होने के बाद एक स्पेशल वीडियो आएगा, ओनली नेम रिएक्शन। फिर रिवीजन लेक्चर सोचे मैंने आपके लिए कि हाइड्रोकार्बन का अलग रिवीजन है ना, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन हाइड्रोकार्बन की है तो ये पढ़ूंगा। मैं आपको रिएक्शन का नाम दूंगा, उसे हम पढ़ेंगे, बट नॉट लाइक कि एक पर्टिकुलर चैप्टर की ही रिएक्शन उसमें होगी। अगर हम फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं तो उसमें हर चैप्टर की रिएक्शन में डालूंगा। ठीक है, सो यस, दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।